देते थे। पार्टनर्स का लोन दो टाइप का होता था, एक केस में फर्म लोन ले रखा होता था, दूसरे केस में फर्म लोन दे रखा होता था। जब लोन दे रखा होता था तो दो तरीका था आपके पास कि आप उस पार्टनर से कैश मंगवाने का एंट्री करते थे या आप कैपिटल को डिक्रीज करा देते थे। लेकिन अगर फर्म लोन ले रखा है और लायबिलिटी साइड में है, उस केस में आपको लोन का पेमेंट करना पड़ेगा। हेलो गाइज, फिर से आपका एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम लोग जो डिसोल्यूशन में जो टॉपिक हम लोग का चल रहा था, आई होप कि आप उसका रिवीजन लगातार कर रहे होंगे। अभी तक हम लोग क्या किए थे, एक बार झट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग स्टेप सीखे थे। हाउ टू क्लोज बुक्स का पहला स्टेप क्या था? ऑल एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट्स एट देयर बुक वैल्यू, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है। फिर हम लोग बात किए हैं पार्टनर से रिलेटेड आइटम होगा, उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। कैश और बैंक होगा तो उसमें से कैश या बैंक का जो भी हमसे मांगा जाएगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा बैंक में, और जो कैश का पैसा होगा उसको आपको बैंक में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था। ठीक है। फिर हम लोग बात की थी कि बैलेंस शीट्स में अगर पहले से कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉस होता है तो उसको डायरेक्ट आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेज के उसके खाता को क्लोज कर देते थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात की थी कि करेंट अकाउंट, अगर पार्टनर से रिलेटेड करेंट अकाउंट एसेट साइड में या लायबिलिटी साइड में होता था तो उसको भी आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे। पार्टनर्स का लोन दो टाइप का होता था, एक केस में फर्म लोन ले रखा होता था, दूसरे केस में फर्म लोन दे रखा होता था। जब लोन दे रखा होता था तो दो तरीका था आपके पास कि आप उस पार्टनर से कैश मंगवाने का एंट्री करते थे या आप कैपिटल को डिक्रीज करा देते थे। लेकिन अगर फर्म लोन ले रखा है और लायबिलिटी साइड में है, उस केस में आपको लोन का पेमेंट करना पड़ेगा। जब कैपिटल का डेफिशिएंसी बैलेंस आएगा उस केस में लोन का एडजस्टमेंट करेंगे, उस केस में भी हम इसको पैसा नहीं वापस करेंगे, लेकिन वो डेफिशिएंसी के केस में। बट अगर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है उस पार्टनर्स का तो कैपिटल लौटाने से पहले उसके लोन का हर हालत में पेमेंट किया जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज़ सीखे थे कि कभी कभी एसेट्स के साथ में कोई प्रोविजंस या रिजर्व लिंक होता था। उस केस में अगर एसेट्स को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते थे तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस और रिजर्व्स को भी आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देते थे। ठीक है। आइए आज हम लोग उसके आगे कुछ सम का प्रैक्टिस करना चाहते थे, मतलब जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट लिए हैं उस पर हम लोग अब सम का थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। चलिए, जो क्वेश्चन वो जो आप करिएगा वही टीएस अग्रवाल एडिशन है 2021 का। उसमें से हम कौन सा सम करने वाले हैं अभी? एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 8.9। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आपके स्लाइड पे होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर रहे हैं, बातचीत बंद कर दीजिए। अगर बात कर रहे हैं तो बातचीत बंद कर दें, फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर समझ में ही नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है। इसलिए अपना कॉपी खोल के, और क्वेश्चन हम स्लाइड में है ही आपके पास, क्वेश्चन को देखिए और हमसे पहले पोस्टिंग करने का आप लोग कोशिश कीजिए, अगर चाहते हैं कि अच्छा स्कोर डिसोल्यूशन में मतलब हो सके तो। ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल 5 पास जर्नल एंट्री, यानी जर्नल एंट्री हमसे मांगा जा रहा है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ नहीं है अभी। ठीक है। पास जर्नल एंट्री फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पार्टनर्स मोहन एंड सोहन, दो पार्टनर्स थे। आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश, यानी कैश को छोड़ के हम लोग सारे एसेट्स को फिल में भेज देते हैं। एंड आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी मेरा काम हल्का हो गया। क्या किया है? सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया है। मेरा अगला स्टेप होता है फील्ड में बैठ के एसेट्स को डिस्पोज करने का और लायबिलिटी को पे आउट करने का, यानी एसेट्स को बेच के पैसा लाने का और लायबिलिटी को चुकाने का वो स्टेप होता है। फिर याद किए थे एसेट्स कभी कभी पार्टनर ले जाता है, कभी कभी क्रेडिटर ले जाता है, उस केस का आज यहाँ रिविजन कर लेंगे झटक से। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। मोहन टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी पार्टनर स्टॉक को इस बार पार्टनर उठा के लेके जा रहा है। ठीक है। और लिखा हुआ है रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 3% ऑन कॉस्ट, यानी यहाँ दो सिचुएशन आ गया। यानी मेरे पास अगर स्टॉक है ये, ठीक है, कितना स्टॉक है टोटल? ब्रैकेट में देखिए, बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक गिवन इन द बैलेंस शीट्स बिफोर डिसोल्यूशन वाज 4 लाख, यानी टोटल स्टॉक है 4 लाख। इसका एक 50% का पोर्शन जो 2 लाख का है, बुक वैल्यू 2 लाख, और एक पोर्शन 50% का जो है 2 लाख। एक को हम कैश में सेल्स कर रहे हैं, एक को पार्टनर उठा के ले जा रहा है जिसका नाम है मोहन। तो मोहन को हम 2 लाख में नहीं सेल कर रहे हैं, लिखा हुआ है 2 लाख लेस 20% डिस्काउंट। ठीक है, लेस 20% डिस्काउंट, यानी 2 दूनी 4, 40,000 का इसको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इसके लिए दाम कितना पड़ेगा? 1,60,000। ठीक है। दूसरा केस बोल रहा है प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट, यानी प्लस
30%, तो 2 लाख कॉस्ट हो गया प्लस 30%, 3 दूनी 6, 60,000। यानी कैश में जब बाकी 50% स्टॉक को बेच तो 2,60,000 में आपका कैश सेल्स किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका जल्दी कर लेते हैं। अगर पार्टनर स्टॉक उठा के लेके जा रहा है, पार्टनर अगर स्टॉक उठा के ले जा रहा है, तो उस केस में हमको मोहन के कैपिटल को डिक्रीज करना होगा, यानी मोहन को हम ज़्यादा पैसा नहीं देंगे। तो उस केस में क्या कीजिएगा, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब एसेट्स का नाम तो लिखते नहीं हैं, टू रियलाइजेशन, कितना यहाँ 1,60,000, कितने का था छोड़ दीजिए। पार्टनर्स के लिए प्राइस क्या लगा है आपको वो ध्यान में रखना चाहिए। मेरे हिसाब से पहला एजेंटिटी में कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा कैश में बेचे हैं 2,60,000 में, तो कैश आएगा तो क्या एंट्री करना होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रिमेनिंग स्टॉक को बोला है ना कि आप कैश में सेल्स कर रहे हैं, एक पोर्शन उठा के ले गया मोहन जी, तो मोहन के कैपिटल को घटा दिया गया, दूसरे पोर्शन को हम लोग सेल कर दिए हैं, तो कैश मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये दोनों एंट्री समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद सेकेंड एंट्री हम देख रहे हैं नंबर 2, लिखा हुआ है डेटर्स 2,64,000, यानी बैलेंस शीट रहा होगा, इसमें डेटर्स था आपके पास 2,64,000 का। फिर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी इस डेटर्स से हमको डर लग रहा था कि आने वाले वर्षों में मेरा 24,000 डूब सकता है, तो आप प्रोविजन बनाए होंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, कितना 24,000 लिखा हुआ है। अब आगे में 48 यानी 48,000 ऑफ द बुक डेट्स प्रूव्ड बैड, यानी रियलिटी में कितना डूब गया, बैड डेट्स कितना हो गया, बैड डेट्स हो गया 48,000। इस केस में कैसे करना है सो देखिए। सबसे पहले तो हम ये सीखे थे कि एसेट्स को आप रियलाइजेशन में भेज के इसके खाता को क्लोज कर देते थे, फिर इससे रिलेटेड जो प्रोविजन या रिजर्व होता था उसको रियलाइजेशन में भेज के खाता क्लोज कर देते थे, यानी दोनों का लेजर क्लोज हो चुका है। कोई पूछेगा आपसे डेटर्स कितना था आपके पास, तो आप यही बोलेगा ना भाई मेरे पास डेटर्स 2,64,000 का। ये नहीं बोल देते थे कि भाई प्रोविजन कि ये घटा के आप बताते थे कि मैंने नहीं, जब तक रियलिटी में पैसा नहीं रुकता है तब तक हम डेटर नहीं घटाते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल डेटर कितना है मेरे पास 264। अब बोल रहा है कि मेरा 48 बैड हो गया, यानी 48,000 हमको नहीं आने वाला है, तो 264 में से आप 48,000 को माइनस कीजिएगा। ठीक है, तो नेट में मेरे पास आ रहा है 2,16,000, यानी हमको 2,64,000 नहीं कलेक्शन होने वाला है फील्ड में, मेरे पास केवल 2,16,000 आने वाला है। तो क्या एंट्री करिएगा इसका, दूसरा का कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। डेटर्स का यूज नहीं कीजिएगा, डेटर्स अपना नाम बदल लिया है, रियलाइजेशन रख लिया है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बड़े सवालों का छोटा छोटा पोर्शन कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम लोग तीसरे पे चलते हैं। समझ में आया था कि नहीं आया था, इसका मतलब आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड एंट्री है आपके पास बिल्डिंग जिसका बुक वैल्यू था 5 लाख, सोल्ड फॉर 8 लाख, यानी 8 लाख पे बात हो गया सेल होने का। फिर लिखा हुआ है थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन, यानी जो सेल करवा रहा है वो 2% कमीशन हमसे चार्ज करने वाला है। तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है करने का, क्या है अर्धनी 16। आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज क्या है कि आप बिल्डिंग को बेच के 8 लाख रुपया कैश लाने का एंट्री कर सकते हैं, और फिर ब्रोकर को जो हम 16,000 देंगे आप उसका एंट्री कर सकते हैं। यानी बिल्डिंग बेचेंगे तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 8 लाख, और 16,000 जो पे कर रहे हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 16,000, या दोनों को आप कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। यानी दोनों करने का जरूरत नहीं है आपको। नेट में देखिए ब्रोकर मेरे हाथ में कितना रुपया देगा, 8 लाख माइनस 16,000 कर लेंगे, 9 में से क्या 8, 7,84,000। डायरेक्ट आप कैश लेने का एंट्री कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 7,84,000। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर क्या है, देखिए पढ़िए।
4th नंबर में है मशीनरी, जिसका बुक वैल्यू है 6 lakhs, was given to creditor at a discount of 20% in settlement। तो इसका सेटलमेंट कर चुका है, यानी हमको पैसा देने का बात यहाँ नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ, चूँकि हम लोग पढ़े थे कि क्रेडिटर्स को अगर एसेट उठा के ले जा रहा है, उस केस में हमको जर्नलिटी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मशीन बेच के लाते थे पैसा तो क्या होता था, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स को चुका देते तो क्या होता था, रियलाइजेशन टू कैश। तो दोनों इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो आपको यहाँ एंट्री करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस का फिगर यहाँ देने के लिए हमको कुछ बोला नहीं है। फुल सेटलमेंट का केस है तो नो एंट्री। ठीक है, उसके बाद केस नंबर 5 देखिए। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू है 40,000, बोला है रियलाइज एट 150%, यानी कोई इन्वेस्टमेंट था मेरे पास 40,000 का, उसको हम 150% पे बेच रहे हैं, यानी ज़्यादा पे ही बेच रहे हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 4 जा 60, यानी 60,000 में मेरे पास कैश का कलेक्शन हो रहा है। तो हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 60,000। आई होप कि आपको पांचों जर्नलिटी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर इलुस्ट्रेशन हम करवा रहे हैं 10। ठीक है, इलुस्ट्रेशन 10 है, वही TS ग्रेवाल 2021 का एडिशन। क्वेश्चन आपके स्लाइड पे होगा, ध्यान से पढ़िएगा इसको। शांति एंड सत्या वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1, यानी मेरे पास रेशियो दे दिया है दोनों का 4:1। ऑन 31 मार्च 2013 देयर बैलेंस शीट्स वाज एज फॉलोज। ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए। आपके बैलेंस शीट्स में देखिए एसेट साइड में है बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, यानी बैंक को छोड़ के बाकी सारा एसेट्स, और लास्ट में दिया हुआ है शांति का करेंट अकाउंट। लास्ट क्लास में हम लोग इस पर डिस्कशन किए थे कि ये पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट है, और चूंकि एसेट साइड में दिया हुआ है तो इसको जब कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे, तो इसका खाता क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यानी करेंट अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। ठीक है, दूसरे साइड में दिया हुआ है क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, सत्याज करेंट अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। चलिए, उसके बाद एडजस्टमेंट दिया हुआ है। हमसे सवाल में मांगा क्या जा रहा है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, यानी खाता को पूरा पैक करने का बात नहीं कर रहा है, केवल हमसे रियलाइजेशन अकाउंट मांग रहा है। सवाल आसान कर दिया है ताकि आगे में आप आसान से बना पाएँ, इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाया जा रहा है। ठीक है, चलिए सारे एसेट्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स, कौन कौन है देख लीजिए। बैंक को छोड़ के टू डेटर्स, इधर डेबिट क्रेडिट अपना फॉर्मेट रेडी कर लीजिएगा आप लोग। डेटर्स है मेरे पास 60,000 का। उसके बाद है स्टॉक, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो स्टॉक का लेजर क्लोज 85,000। फिर है मेरे पास फर्नीचर, तो जैसे अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर का लेजर क्लोज 1 लाख। उसके बाद है मशीन, तो टू मशीनरी, मशीन का लेजर क्लोज 1,30,000। करेंट अकाउंट को हम लोग कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कराते हैं, तो यहाँ करने का हमको जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, जनरली क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करेंट अकाउंट, लेजर क्लोज। फिर दिया हुआ है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स डेबिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए डेबिट करना होगा, यानी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहाँ लिखना होगा बाई क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का लेजर क्लोज हो गया 45,000। फिर है मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड, डायरेक्ट आप कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, एक्युमुलेटेड रिजर्व है ये। फिर है सत्याज करेंट अकाउंट, कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, यहाँ क्रेडिट बैलेंस है इसलिए कैपिटल को बढ़ाया जाएगा सत्या के। उसके बाद है कैपिटल। चलिए, अब अगला स्टेप होता है मेरे पास एसेट्स को बेच के पैसा लाने का और लायबिलिटी को चुकाने का। नीचे गिवन इन्फॉर्मेशन दिया होगा, और ध्यान रखिए एसेट्स के बारे में डिटेल देगा तो ही हम कैश रियलाइज करेंगे, अदरवाइज कैश का रियलाइजेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन लायबिलिटी के बारे में सवाल हो सकता है ना कुछ बोले, तो आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि लायबिलिटी हमको हर हालत में बता दिया तो ठीक है, नहीं बताया तो हर हालत में पे करना ही करना है। ठीक है, चलिए देखिए, शांति टूक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले किए थे कि देखिए टोटल स्टॉक कितना है, 85,000 है मेरे पास। बोल रहा है 85,000 का 2 पोर्शन हो गया मेरे पास, एक हो गया 40%, एक हो गया 60%। ठीक है, तो 85 का 40% ले जा रहा है शांति 10% लेस पे। ठीक है, और बाकी का है हम लोग
बाकी का सेल्ड कर दिए हैं 40,000 में कैश में। तो आपको इसको कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए 85 का 40% हम लोग देख लेते हैं झट से। 85 का 40%, तो ये हो गया आपका 0 0 5 5 20 0 2 8 32 23 34 34,000 पड़ा है। 34,000 का इनको और 10% डिस्काउंट चाहिए, 3400 यानी 3,400 और डिस्काउंट दे दीजिए, यानी 30,600 पड़ा शांति के लिए। चलिए जानिए क्या होगा, अगर एसेट लेके जा रही है तो शांति के कैपिटल को हमको डिक्रीज करना होगा, यानी शांति कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में लिखना होगा बाई शांति कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्टॉक टेकन। कितना लगा है 30,600। ठीक है। बाकी रिमेनिंग एसेट्स को कि 40,000 में सेल किए हैं तो बाय बैंक, और अंडरलाइन लगा के देखिए स्टॉक लिख दीजिए। स्टॉक से कितना है 40,000, क्योंकि एसेट्स बेचते हैं तो इनकी क्या होता है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन हो गया बाय कैश या बैंक, जो कि कैश में है मेंटेन करता है तो आप कैश लिखिए, जो मेंटेन कीजिएगा वही लिखिएगा, ठीक है। अब इसको बाकी चीज़ को रफ कर देते हैं। चलिए क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से पहला एडजस्टमेंट। फिर उसी लाइन में आगे दिया हुआ है फर्नीचर रियलाइज्ड 80,000, फर्नीचर से आ रहा है 80,000, तो ब्रैकेट में लिखिए फर्नीचर 80,000। जनरेट क्या हुआ होगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाई कैश और ये नरेशन में लिख रहे हैं। अगला एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, देखिए गौर कीजिए बैलेंस शीट्स में भी पहले से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो जो पहले से बैलेंस शीट्स में नहीं था लेकिन जब रियलाइजेशन का रिजोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा था तो कोई एसेट से लायबिलिटी आपको मिल सकता है जो एडजस्टमेंट होगा, इसका मतलब वो उसको अनरिकॉर्डेड बोला जाता है, ठीक है। अब अनरिकॉर्डेड मिल गया है तो इसका मतलब उसको रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम लेजर क्लोज कर रहे हैं फिर लेजर ओपन करने का क्या मतलब बनता है। आपको डायरेक्ट अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल गया है तो उससे पैसा रियलाइज करवा लीजिए, ये नहीं कि कोई एसेट्स मिल गया है तो उसको तोड़ के फेंक दीजिए। किसी से हम पूछे थे कि फर्नीचर बुक्स में नहीं है, वो डेप्रिसिएशन के थ्रू राइट ऑफ होकर चला गया, फिर वो फिजिकल फॉर्म में तो है तो उसका क्या करेंगे, तो जवाब आया था कि उसको तोड़ दिया जाएगा। नहीं, तोड़ना नहीं है, उसको फेंकना नहीं है, बिकने लायक है उसको बेचिए, पैसा का कलेक्शन कीजिए, ठीक है। चलिए तो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को हम 20,000 में बेचे हैं, तो भाई यहाँ लिख दीजिए अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितना आया है मेरे पास 20,000। उसके बाद है मशीनरी वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 60,000, चौकन्ना हो जाएगा। बहुत लोग क्या करता है 60,000 ही लिख देते हैं यहाँ पे कि 60,000 में नहीं बेचे हैं, बोल रहा है 60,000 के लॉस पे बेचे हैं। तो देखिए था कितने का मेरे पास मशीन था मेरे पास 1,30,000, 1,30,000 का था, इसको 60,000 के लॉस पे बेचे हैं, तो लॉस हटा दीजिए। जब माइनस कीजिएगा तो पता चलेगा 13 में 6 गया 0,0,0,7, ठीक है। तो 70,000 में आपका कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये समझ गए होंगे कि क्यों हम 60,000 नहीं दिखाए हैं। 60,000 के लॉस पे है, मतलब 70,000 पे आप सेल आउट किए हैं, ठीक है। कैश 70,000 आ रहा है। इस लाइन का मेरा हो गया सारा। उसका बाद डेटर्स रियलाइज 55,000, तो डेटर से कितना पैसा आ रहा है 55,000 लिख दिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाय बैंक बाय कैश डेटर्स, ठीक है। उसके बाद देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल, कोई आउटस्टैंडिंग बिल है लेकिन बैलेंस शीट्स में रिकॉर्ड है नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका पेमेंट नहीं करेंगे, पेमेंट करना होगा, यही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो गया ये चीज़। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर विच 19,000 वाज पेड, हमको पे करना पड़ेगा। तो जनरेट क्या होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ लिखिए टू बैंक और ब्रैकेट में डाल दीजिए आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। कितना दिए हैं पेमेंट किए हैं 19,000, ठीक है। सवाल लास्ट में बोला है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो बोले थे ना कि आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए। क्रेडिटर्स का पेमेंट हर हालत में किया जाएगा, तो क्या होगा एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक और ब्रैकेट में डाल दीजिए क्रेडिटर्स पेड, कितना 45,000। इस तरह से मेरा सारा पोस्टिंग हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग हम नहीं कैश अकाउंट बनाए हैं ना कैपिटल अकाउंट बनाए होते तो फिर डबल एंट्री वहाँ करते रहते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ केवल हमसे रियलाइजेशन अकाउंट ही मांगा है इसलिए हम वो सब चीज़ को इग्नोर कर दिए हैं। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाइएगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं क्रेडिट साइड का, पहले इसका हम बाहर लिख देते हैं एक बार, ठीक है। टोटल कैश कितना कलेक्शन किया है 40,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000
प्लस 70,000 प्लस 55,000, ये उधर हो गया 2,65,000। फिर बाकी इसको भी देख लेते हैं, प्लस 30,600 प्लस 45,000, तो ये हो गया, इधर का टोटल हो गया 3,40,600। देख लेते हैं इनकम ज़्यादा है या डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, एक बार इधर देख लीजिए। 60,000 प्लस 85,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,30,000 प्लस 19,000 प्लस 45,000, यानी 4,39,000 हो गया। ठीक है, नुकसान हो गया हम लोग का, तो ये आपको दोनों साइड में लिखना होगा। 4,39,000 माइनस करेंगे इसको 3,40,600, तो 98,000 का आपका लॉस हो गया, 98,400 का लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए 4,39,000। ये लॉस क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिएगा। तो यहाँ लिखिएगा बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल में 2 लोग थे, कौन कौन थे, शांति और सत्य। ठीक है, शांति और सत्य। तो जो जो इनका हिस्सा है ये 4:1 में है, तो इसको 4:1 में आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हो गया आपका। क्लियर है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। आप लोग अपने से भी ट्राई कीजिए। ठीक है, खुद से अब धीरे धीरे ट्राई कीजिएगा, तो अब ज़्यादा इसमें अब कॉन्सेप्ट कुछ बचा नहीं हुआ है। धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही सवाल को आगे करते हुए हम लोग जो छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट जो छूट रखा है उसको हम लोग अकॉर्डिंगली करते चले जाएंगे। आई होप कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। कॉन्सेप्ट में फिलहाल कुछ है नहीं मेरे पास इसे बताने के लिए। धीरे धीरे जो भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आते जाएगा वहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।